हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई के रिगार्डिंग हम आज पढ़ने वाले हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, कैसे इनको दूर किया जा सकता है, इसकी थ्योरी वगैरह भी हम करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हर बार होते हैं जो भी एग्ज़ाम आपका आएगा उसके रिगार्डिंग। तो इसने बोला कि इन्फ्लेशनरी का यानी कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन मीन्स परसिस्टेंस राइज इन जनरल प्राइस, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि चिपका हुआ है कि प्राइस के साथ इन्फ्लेशन चिपका हुआ है। कहने का मतलब प्राइस अगर लगातार बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो कभी कम हो ही नहीं रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो एक डेफिनेशन दी गई है, इसके थ्रू करते हैं पीटरसन के अकॉर्डिंग। द वर्ड इन्फ्लेशन इज द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेंस रेफर to an any increase in the general price level which is sustained and non seasonal in the characters। मतलब अगर आपके किसी गुड्स या सर्विस के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा है प्राइस, और वो उसके साथ चिपका हुआ है, वो सस्टेन का तो उसके साथ अब भी जुड़ा हुआ है। ये कोई सेशनल नहीं है कि एक बार प्राइस बढ़ा फिर कम हो गया, फिर प्राइस बढ़ा फिर कम होगा, उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। बल्कि लगातार अगर प्राइस कंटिन्यू बढ़ता रहे तो उसके लिए हम जो वर्ड है वो इन्फ्लेशन यूज करते हैं। अब आते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पर कि इन्फ्लेशन। तो केंजियन व्यू ऑफ इन्फ्लेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि केंज ने इन्फ्लेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। और किसके बेस पे किया था सर, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेस पर। किसके बेस पे किया था, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेस पर। एक किया था इसने सेमी इन्फ्लेशन, एक किया था ओपन या फुल आपका इन्फ्लेशन। सेमी इन्फ्लेशन को बोटल नेक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ, क्या बोलते हैं, बोटल नेक इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। और ओपन या फुल इन्फ्लेशन को आप जो है ट्रू इन्फ्लेशन या एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, केन्स ने ऐसा कहा है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए सर कि सेमी इन्फ्लेशन क्या होता है और आपका ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है या फुल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सबको पूरा रोजगार नहीं मिला तब जो इन्फ्लेशन होता है वो कहलाता है बिफोर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल का मतलब होता है जितना आउटपुट करना है कर दिया, जितना प्रोडक्शन करना है कर दिया, जितने को नौकरी मिलनी थी सबको मिल गई, ये मान के चलेंगे। और एक होता है आफ्टर वाला, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितना आउटपुट करना है अगर उतना कर दिया उसके बाद भी डिमांड बढ़ रही है तो वो कहलाता है आपका ओपन या फुल इन्फ्लेशन। और ये क्या होता है भाई, अब तक आपने पूरी कैपेसिटी का यूज नहीं किया था, यानी कि जितना मान लें कि एक जो मशीनरी है वो 1 लाख यूनिट बनाती है और आप सिर्फ 80,000 यूनिट ही बना रहे हो, उस टाइम अगर यूनिट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे। तो इससे क्या हुआ, आउटपुट ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी, पैसे बढ़ने से लोग क्या करेंगे, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस को बाय करेंगे, जिससे आउटपुट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होगा। तो ये तो कहलाता है आपका सेमी इन्फ्लेशन। क्या कहलाता है कि सेमी इन्फ्लेशन, ठीक है, प्रायर टू दी फुल एम्प्लॉयमेंट से प्रायर। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज कर सकते हो आप, आउटपुट वर्ड यूज कर सकते हो, प्रोडक्शन वर्ड यूज कर सकते हो। ओपन में क्या है कि सर जितना यूज करना था प्रोडक्शन कैपेसिटी का, मान लें कि एक मशीन जो है वो 1 लाख यूनिट बनाती है, तो अगर 1 लाख यूनिट उसने बना ली और उसके बाद भी डिमांड बढ़ रही है, इट मीन्स आगे फिर तो आप यूनिट बना नहीं पाओगे। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जितना ज़्यादा यूज करना था आपने कर लिया, आगे नहीं कर सकते, फिर तो क्या है, इन्फ्लेशन ही बढ़ती है। इसको ट्रू इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की, किसके बारे में बात करेंगे हम, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अलग अलग बेस के बेस पर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, कि गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल है या नहीं है, वो डिपेंड करता है जी। तो डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एक होता है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अगर प्राइस लगातार बढ़ रहा है किसी इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करती, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि सारा का सारा जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड होता है। और जो चीज़ डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होती है उसको प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल दिया गया था कि जर्मनी के अंदर जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो सिचुएशन आई थी उसको हम ओपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक होता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड का मतलब दबाना बोल सकते हो या फिर कंट्रोल करना आप बोल सकते हो। ये कैसे हो सकता है, देखो इन्फ्लेशन तो है, तो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन का मतलब होता है ये होती है, इसके कारण ना ब्लैक मार्केटिंग के कारण ही ऐसा हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग के कारण। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सर जो रिश्वत है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, वो जानबूझ के क्या करते हैं, रिश्वत लेते हैं या प्रोडक्शन कम करते हैं
अपने जो डिपार्टमेंट के अंदर हम बोल सकते जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं इनके, तो उसके रिप्रेजेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। यानी कि गवर्नमेंट का प्राइस पे कंट्रोल तो है, लेकिन प्रेजेंट में गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं करती, बल्कि फ्यूचर में देखें कि क्या कंट्रोल करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन जो होता है वो खतरनाक होता है, करप्शन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है, करप्शन के, करप्ट ऑफिशियल जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनके कारण ये होता है। इसके कारण क्या होता है सर, ब्लैक मार्केट राइज होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि ओपन इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना सप्रेस्ड इन्फ्लेशन आपका है। क्यों होता है, जैसे हमने बात की थी सर, ये होता है इसके कारण ब्लैक मार्केटिंग, या ब्लैक मार्केट के कारण, करप्शन के कारण, रिश्वत के कारण ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर ये दिखाया जाए कि प्रोडक्शन कम है, जबकि एक्चुअल में प्रोडक्शन किया ही नहीं जा रहा। जितना प्रोडक्शन कर सकती है ना एक मशीनरी या पूरे देश की मशीनरी, उतना ना कर सके, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो गवर्नमेंट डिग्री ऑफ गवर्नमेंट का हमने पढ़ लिया। अब आता है कि टाइम के बेसिस पर, एक टाइम के बेसिस पे एक आता है वॉर टाइम। अगर वॉर टाइम इन्फ्लेशन क्या कहलाता है, तो वॉर टाइम इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्योंकि देखो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। अब उनका यूज या तो आप हथियार बनाने में कर लो, या फिर लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने में कर लो। तो वॉर के टाइम में क्या होगा सर, जो फैक्टर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते थे ना नॉर्मल डे के अंदर, वो वॉर से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने में बिजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर मतलब फैक्टर प्रोडक्शन कम होगा, जिससे प्रोडक्शन कम होगा, जिससे फिर उसका रेट बढ़ जाएगा। सप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो वो टाइम। ठीक है, पोस्ट वॉर का मतलब है वॉर के बाद भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जो वॉर के कारण जो डैमेज हुआ है किस चीज़ को, जैसे ब्रिज है, रेलवे लाइन है, सारे, तो सरकार क्या करेगी, सारा पैसा यहाँ पर लगा देगी, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन में लगा देगी या रिपेयर में लगा देगी। तब भी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को या पैसे को, तो उसकी कंडीशन के कारण भी ऐसा होता है। सर पीस टाइम इन्फ्लेशन, सर शांति के टाइम कैसे हो सकता है इन्फ्लेशन, है ना। ये तब होता है जब डेवलपिंग कंट्री होती है ना, जैसे इंडिया है, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग अपनाती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है भाई खर्चे ज़्यादा करती है और लोगों से टैक्स कम लेती है। तो उस कंडीशन में अगर सरकार खर्चा करेगी, मान ले कि मेडिकल फैसिलिटी फ्री दे दी, तो आम लोग अब जो मेडिकल अगर बीमार होंगे तो अपना पैसा तो उनका लगेगा नहीं, सरकार का लगेगा। तो उनका जो फालतू एक्स्ट्रा पैसा वो कहाँ लगाएंगे, इन्फ्लेशन में, गुड्स एंड सर्विस की, क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट रहेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो अपना जो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा था, जो बीमारी पर लगाना था, वो बच गया, उसको कहीं ना कहीं यूज कर लेगी। तो पीस टाइम इन्फ्लेशन भी होता है। नेक्स्ट वन आता है फिर आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन की रेट क्या है सर। रेट का मतलब होता है किस गति से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पहला आता है क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब रेंगना, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, कि जब जो किसी भी गुड्स या सर्विस का प्राइस जो धीरे धीरे बढ़ता है उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। किसी भी कंट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होना जरूरी है इन्फ्लेशन का भी, वरना लोग फिर मोटिवेट नहीं होंगे काम करने के लिए। तो इसने बोला भाई 3% तक, अप टू 3% तक अगर हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अच्छा माना जाता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब सर 30% से लेके 40% तक इन्फ्लेशन बढ़े तब प्रॉब्लम आती है जी। इसको वॉकिंग का मतलब दौड़ रहा है वो, या चल रहा है, आप बोलेंगे चल रहा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आता है रनिंग या ग्लोपिंग, ये दूसरा नाम और याद रखना इसको। रनिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, जब ये 80 से 100% तक किसी भी एक डेकेड में, ठीक है, यानी कि किसी भी एक दशक के अंदर जो है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो 80 से 100% यानी कि डबल हो जाए जितना था उसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, आप ऐसे बोला जा सकता है। अगर टाइम रहते इसको मेजर नहीं किया गया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसे श्रीलंका हो गया अपना, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर भी आजकल हालात जो है ठीक नहीं है। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जो है सबसे टॉप मोस्ट होता है, यानी कि इसके अंदर जो है ना, आप बोलोगे सर अब इसके अंदर कितना, 100% तो पहले ही आ लेगा। यानी कि पहले क्या था, 3% तक था, 3-4% तक, फिर था 30 से 40, फिर था 80 से 100, अब ये क्या सर 100 से भी ऊपर। अब इसकी तो कैलकुलेशन ही करेगी। तो प्राइस राइज इन अनएक्सपेक्टेड रेट, कोई भी रेट की जरूरत नहीं है, हो सकता है 100 गुना हो, 1000 गुना हो, 10,000 गुना हो, लाख गुना भी बढ़ सकता है प्राइस, 10 लाख गुना भी बढ़ सकता है। सर ऐसा थोड़ी होता है कि 10 लाख गुना बढ़ जाए। देखिए एग्जांपल दिया गया है कि जर्मनी की जो करेंसी है उसने इन्फ्लेशन के कारण लोगों का विश्वास खो दिया, और एक टाइम ऐसा था कि जब प्राइस बढ़ गए थे 1 मिलियन टाइम, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख गुना प्राइस बढ़ गए थे, सोच के देखो आप। तो ये क्या कहलाता है, हाइपर इन्फ्लेशन। तो टाइम के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ राइज इन द प्राइस, या स्कोप के बेसिस पे देख लेते हैं एक बार। सेक्टोरियल या स्पोर्डिक इन्फ्लेशन का मतलब होता है छिटपुट, छोटा मोटा, यानी कि किसी जो इन्फ्लेशन तो बढ़ा है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के कारण, लाइक एजुकेशन इंडस्ट्री में बढ़ गया ऐसा मान सकते हो आप, या फिर फूड इंडस्ट्री में बढ़ गया ऐसा मान सकते हो आप, या सिर्फ फूड इंडस्ट्री में भी सिर्फ कुछ गुड्स का जैसे पल्सेज या पेट्रोल का ही बढ़ा है। अगर इसी तरह कॉम्प्रहेंसिव इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो पूरी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन का होना और बहुत सारी गुड्स के लिए इन्फ्लेशन का बढ़ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इन्फ्लेशन। यानी कि कुछ सेक्टर या कुछ गुड्स का बढ़े तो सेक्टोरियल, सभी सेक्टर या फिर सभी गुड्स का बढ़े तो कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक। नेक्स्ट वन दिया गया है क्या, नेक्स्ट वन इसके अंदर अपना दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ राइज इन द प्राइस, कि प्राइस बढ़ने के कारण। अब प्राइस किसके कारण बढ़ सकता है जी, प्रोसेस ऑफ राइज इन द प्राइस, कि प्राइस बढ़ा किसके, वेज के कारण। वेज के कारण क्या होता है, जब आप ये मान लो कि जब टीम होती है ना, आप ये बोल सकते हो ट्रेड यूनियन होती है, खासकर जो ट्रेड यूनियन होती है वो बार्गेनिंग पावर उसकी अगर अच्छी है तो क्या करेंगे, अपने जो एम्प्लॉयर है उसको दबाव में लाकर क्या कर देंगे, अपनी वेजेज बढ़ा लेंगे। वेजेज बढ़ा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा मतलब प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आ गई, ठीक है। यानी कि वेजेज बढ़ने के कारण ऐसा हो सकता है। या फिर कई बार क्या करते हैं जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपना प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, कोस्ट के अंदर ही प्रॉफिट जोड़ देते हैं, जिसको मार्कअप बोलते हैं, कोस्ट प्लस प्रॉफिट, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होता है उसको जोड़ देते हैं। किसके बराबर होता है, ये मार्कअप का एग्जांपल हो गया। इसका हो गया मार्कअप, मार्कअप मतलब कुछ एडिशनल जोड़ना। तो प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। या फिर होता है डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्या होता है, डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। ये कब होता है, जब गवर्नमेंट जो है ना, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग अपनाती है। अभी मैं बात करके आ चुका हूँ कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि सर एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट और लोगों से टैक्स कम ले रही है, कि फ्री की सुविधा ज़्यादा दे रही है गवर्नमेंट आम लोगों को और उनसे टैक्स कम ले रही है, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ते हैं उसको डेफिसिट इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना या उसको बढ़ाना, आप बात से बोल सकते हो। स्टैगफ्लेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। स्टैगफ्लेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये मान लो कि इंडिया के अंदर फिलहाल यही चल रहा है, स्टैगफ्लेशन ही चल रहा है। वैसे इसकी जो पहचान है वो गई थी 1970 में। सर ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है भाई एक तरफ तो प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन आ गई, हाँ जी। और दूसरी तरफ क्या है, प्राइस के बढ़ने से आपका क्या होना चाहिए, सर प्राइस बढ़ने से तो प्रॉफिट होना चाहिए, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। लेकिन इसने बोला उल्टा है, क्या बोला कि एक तरफ तो प्राइस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। ओह ये क्या हुआ, प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो आउटपुट वर्ड क्या हम बोल सकते हैं, क्या आउटपुट वर्ड यू लगा लो आप, ठीक है। आउटपुट बोल सकते हो, एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो, या फिर प्रोडक्शन बोल सकते हो, ये कम हो रहा है। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन कम हो रहा है और प्राइस का बढ़ना क्या कहलाता है, स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाता है, स्टैगफ्लेशन। या फिर क्या हो सकता है, अगर ये प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से था तो डिमांड का कम होना भी तो महंगाई है, कि डिमांड मंदी बोल सकते, डिमांड कम है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बढ़ रही है। लोग डिमांड नहीं कर रहे फिर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करें, बढ़ रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपने इंडिया के अंदर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं। अपने इंडिया के अंदर क्या है, वैसे तो बोलते हैं कि सर बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। आप एक लेबर को ले आओ, आपको कोई भी काम करवाना है, किसी भी व्यक्ति से दिहाड़ी पे काम कराना तो बोलेगा 1000 रुपये लूँगा। अब देखो वैसे तो बोले कि नौकरी नहीं है और दिहाड़ी कितनी, 1000 रुपये, तो दिहाड़ी बढ़ी। तो कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज़्यादा है लेकिन डिमांड उनकी फिर भी नहीं है। तो इस टाइप का इनके दोहरी मार आप इसको बोल सकते हो कि सर एक तरफ तो प्राइस बढ़ रहा है और दूसरी तरफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है। यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है मतलब कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ने को हम स्टैगफ्लेशन भी बोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये दोनों। फिर आता है थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अपना, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। तो दो हम इसके अंदर थ्योरी पढ़ेंगे। पहली हम जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो उसको बोलते हैं डिमांड पुश थ्योरी। क्या बोलते हैं, डिमांड पुल थ्योरी। अच्छा आपने पुल पुश का तो पता ही होगा ना। पुल का मतलब क्या होता है, पुल का मतलब होता है खींचना, जैसे गेट के ऊपर नहीं लिखा होता, तो पुश का मतलब क्या होता है, धकेलना। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि सर जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, तो डिमांड के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। किसके कारण, डिमांड के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। आइए पढ़ते हैं इसको भी। जो डिमांड पुल थ्योरी है ये ओल्डेस्ट थ्योरी है, सबसे पुरानी थ्योरी है आप बोल सकते हो। तो इसके थ्रू इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है वो हम बात करेंगे। तो वही है कि एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या होगा सर, प्राइस बढ़ जाएंगे, और प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा सर, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। कर लोगे सिंपल था, ठीक है। अगर इसको क्रक्स में पढ़ना है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए
डिमांड पुल थ्योरी में इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड फॉलोड बाय द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। डिमांड बढ़ेगी तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। हाउएवर इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन द एग्रीगेट डिमांड और इनबैलेंस, ठीक है, इनबैलेंस कॉज ऑफ प्राइस राइज, जिसके कारण क्या होगा, प्राइस बढ़, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई बराबर है तो प्राइस जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, तो उसके कारण तो सही प्राइस रहता है। लेकिन डिमांड ज़्यादा, प्राइस सप्लाई कम, उसके कारण क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन बढ़ती, क्या बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है। कर लोगे तो इसका एग्जांपल भी दिया गया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, कि जनरल प्राइस लेवल जो मार्केट में चल रहा है उस प्राइस लेवल राइज बिकॉज एट द डिमांड ऑफ गुड्स एक्सीड, इनके डिमांड ऑफ गुड्स की एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, किससे, सप्लाई अवेलेबल एग्रीगेट सप्लाई से, किस पर, एग्जिस्टिंग प्राइस पर, किस पर, एग्जिस्टिंग प्राइस पर, इनके प्राइस पहले दिया गया है उसी पे डिमांड का बढ़ना, सप्लाई का कम होना क्या कहलाता है, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसके कॉजेज क्या है भाई, किस कारण ऐसा होता है, सर आपने बोल तो दिया, अब ये बताइए कि किस कारण ऐसा होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है, अगेन सप्लाई कम होती है और एग्जिस्टिंग प्राइस पर। कॉजेज देखिए इसके क्या दे रखे हैं, पहला क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, क्या दे रखा है, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, ये आफ्टर इन्फ्लेशन की बात करता है, किसके बारे में बात करता है कि आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की जगह आप आउटपुट वर्ड यूज भी कर सकते हो और प्रोडक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हो, याद रखना, फुल प्रोडक्शन, फुल आउटपुट या फुल एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी लीड टू द राइज प्राइस। अब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट या फुल आउटपुट के बाद जितना प्रोडक्शन करना था उतना कर लिया, और अब भी क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, इट मीन्स वो क्या दिखाता है सर, वो इन्फ्लेशन को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, इन्फ्लेशन। तो क्वांटिटी ऑफ मनी इज आइडेंटिफाई एट द सोल कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी, अगर पैसा ज़्यादा होगा तो भी ऐसा होता है। केंजियन थ्योरी ने क्या बोला है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई से हम पढ़ के आए थे, गिवन प्राइस लाइन पर, तो एग्रीगेट डिमांड किसका फंक्शन होता है, कंजप्शन प्लस में एक्सपेंडिचर, कि डिमांड जो होती है तो कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब डिमांड बढ़ेगी तो लोगों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, या फिर तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिसके कारण या दोनों बढ़ सकते हैं, जिसके कारण प्राइस बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइस बढ़ता है, सप्लाई की एवरेज में, सप्लाई कांस्टेंट मान लेंगे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मनी, ये दोनों दो रखती है, आपकी क्लासिकल बोल सकते हैं, आप ओल्ड बोल सकते हो। मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने दी थी, आ सकता है ये एमसीक्यू में, मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। किसने दी थी, मिल्टन फ्रीडमैन। इसने क्या बोला, इसने बोला भाई एग्रीगेट सप्लाई का ज़्यादा इफेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड पर। ये क्या होता है, जब इसकी मेजर करेंगे ना कि इन्फ्लेशन को कैसे दूर किया जा सकता है, तो एक पॉइंट आएगा, वो हम आपको करवा दूंगा, ठीक है। क्या आएगा कि पॉइंट। तो इस थ्योरी के अंदर मेन कॉजेज क्या देखा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज एक्सेसिव इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, कि पैसे की सप्लाई ज़्यादा, पैसे को ज़्यादा छापने के कारण भी आपका क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है। तीनों याद रखना आपको, यानी कि थ्योरी डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसके कारण होता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के कारण, केंजियन थ्योरी के कारण, या मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन दिया गया है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। दूसरा मेथड कौन सा था अपना, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का क्या मेन मोटिव है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, स्टैगफ्लेशन, अभी पढ़ के आए थे ये स्टैगफ्लेशन। ये कब आया सर, उसमें 1960 से 1970 के दशक के बीच में आया था ये, ठीक है, यानी 1960-70 के बाद आया था, आप ऐसे बोल सकते हो। इसमें वही क्या सर, प्राइस बढ़ता है जिसके कारण प्रोडक्शन कम हो, दोहरी मार वाला वही है ना, अभी पढ़ के आए थे कि सर प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कर लोगे, हाँ जी सर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, इसके कॉजेज क्या है भाई, जो सेकंड मेथड अपना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसके क्या क्या कारण है, तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले कि जो कॉस्ट बढ़ती है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट, इनके परफेक्ट कंपटीशन नहीं है बल्कि इम्परफेक्ट का मार्केट है। जैसे कि आप बोल सकते हैं मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इस टाइप से अगर बात करें तो उसके रिगार्डिंग बात की गई, ठीक है। तो इसने बोला भाई इसके 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से 3 रीजन होते हैं, पहला तो आता है भाई इंक्रीज इन द रेट ऑफ वेज, कि वेजेज बढ़ने के कारण ऐसा हो।
प्रॉफिट बढ़ने के कारण ऐसा हो, या जो इनपुट रॉ मटेरियल यूज करते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ने के कारण ऐसा हो। अब वेजेज वाला हम पढ़ चुके हैं ना, टाइप में पढ़ा था, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में प्रॉफिट वाला ही बढ़े थे। तो इस वेजेज वाले में क्या आएगा, जब ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग करने की पावर में होती है तो वो अपनी जो रेट है वो ज़्यादा कर लेती है, वेजेज ज़्यादा मांगती है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है और जिसके कारण फिर क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। सिंपल बात है। अब अगर दूसरा पॉइंट अगर हम करेंगे तो दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया है कि रेट ऑफ प्रॉफिट, अभी इसको प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन बोल देते हैं, पढ़ के आए थे पीछे। इसके अंदर क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है वो कॉस्ट के अंदर अपना, आप बोल सकते हो जानबूझ के क्या करेगा, अपना प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, जैसे मार्कअप वाला हमने पढ़ा था। और इसके कारण क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक की इनपुट ये मान लें कि रॉ मटेरियल की तरह हो गया, क्या हो गया, रॉ मटेरियल की तरह। जैसे ओपेक कंट्री थी, उन्होंने क्या किया, अपने जो पेट्रोल का प्राइस है वो 40% बढ़ा दिया था कच्चे प्राइस का। तो सभी मिलकर ऐसा किया जा सकता है, यानी कि जब कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, आपने सुना भी होगा, आम देसी लैंग्वेज में हम सुनते हैं कि कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा सर, बोला जी पीछे से ही महंगा आ रहा है। पीछे से का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के बारे में। नेक्स्ट आता है, ये तो खत्म हो गया अपना, दोनों थ्योरी ऑफ खत्म होगी। कौन कौन सी थी, डिमांड, आपके बोल सकते हो कि पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके क्या कारण है और फिर इन कारणों को कैसे दूर करेंगे। इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले करते हैं क्या क्या कारण है सर, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, क्योंकि दोनों एक्सपेक्ट करते हैं ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग ना हो तभी तो प्रॉब्लम होती है। कैसे सर, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो, एग्रीगेट सप्लाई कम हो। तो पहले तो पढ़ेंगे डिमांड ज़्यादा क्यों होती है, फिर पढ़ेंगे सप्लाई कम क्यों होती है। तभी अगर ये ज़्यादा है तभी तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। हाँ जी, आइए पहले से पढ़ते हैं डिमांड की साइड से क्या दिया गया है। देखिए पहला आता है इंक्रीज इन पब्लिक। पहले अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें ये पढ़ेंगे कि सर लोगों के पास पैसा होगा तभी तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा करेंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ जी। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा उनमें सबका क्रक्स जोड़ के ये निकलेगा कि किस इन पॉइंटों की हेल्प से आम लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा रहता है, और ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होने पर इन्फ्लेशन होगी। तो पहली बात करते हैं इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट जो आपकी फिजिकल पॉलिसी लेके आती है ना, उसमें लोगों के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर लाइक स्कूल बना देती है, मेडिकल फैसिलिटी फ्री में दे देती है, खाना पीना फ्री में दे देती है। तो उसके कारण क्या होगा, लोगों के पास जो पैसा बच गया उसका फिर वो अननेसेसरी यूज करेंगे नहीं करेंगे। हाँ जी करेंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होगा तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, क्योंकि उनका थोड़ी लग रहा है जेब से, सारा सरकार दे रही है, तो उस कंडीशन में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। डेफिसिट फाइनेंस, घाटे का बजट मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, लोग जो गवर्नमेंट है उसके पास टैक्स के रूप में रिवेन्यू तो कम आ रहा है, लेकिन जो लोगों की भलाई के लिए जो सरकार कर रही है उसके फॉर्म में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तब भी ऐसा हो सकता है। चीप मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी पेश करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के थ्रू, उसमें क्या है, अगर सस्ते रेट पर बैंक वगैरह लोन दे रहे तो लोग क्या करेंगे, लोन ले लेके फूक देंगे, सारा क्या कर देंगे, लोन ले लेंगे। क्रेडिट कार्ड ले लिया तो उसके थ्रू क्या कर देंगे, फिर ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को बाई करने लग जाएंगे। या दिखावे के लिए भी हो सकता है, भाई लोगों को दिखावा करने के लिए सोसाइटी में, भाई हम कार ले आए जबकि वो लोन पे उठा रखी, फ़ायदा क्या फिर उस चीज़ का। फिर आता है इंक्रीज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है भाई सारा टैक्स वैक्स घटाने के बाद जो एक व्यक्ति के पास बच जाता है, जो खर्चा वो करता है, तो उस डिस्पोजेबल इनकम को क्या करेगा सर, डेमोन्स्ट्रेट सोसाइटी में दिखाने के लिए। मान लिया कि एक व्यक्ति है जिसके पास अच्छे खासे पैसे है भी, वो कोई कार ले आया, कोई नया फ्रिज ले आया, कोई और कुछ ले आया सामान ऐसा, ठीक है। अब उसका देखी देखी उसके पड़ोसी बोलेगा जिसकी बेचारे की औकात है नहीं, लेकिन वो देखा देखी क्या बोलेगा, वो देखा देखी क्या करेगा, हमारे घर में भी ऐसा आना चाहिए। ठीक है, आप शादीशुदा तो बिल्कुल अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई अगर आपके घर भी वो चाहिए लेकिन आपकी कैपेसिटी है नहीं, तो दिखावे के चक्कर में क्या हो जाएगा सर, दिखावे के चक्कर में हम इन्फ्लेशन बढ़ा के खड़े हो जाएंगे। फिर आता है आपका ब्लैक मनी। ब्लैक मनी के कारण भी क्या करता है, जिस व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है वो क्या करेगा, लग्जीरियस लाइफ जिएगा, लग्जरी लाइफ, और अननेसेसरी खर्चे करेगा। अननेसेसरी खर्चे करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो उसको खरीदना नहीं था। मान लीजिए उसको आप ये मान लो कि कोई आटा ही खरीदना था, लेकिन उसने खरीदना 10 किलो खरीद लिया, 15 किलो, अब 5 किलो तो किसी गरीब को तो मिलना था, वो तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सप्लाई तो क्या है, लिमिटेड मानते हैं। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तब भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है।
कैसे बढ़ सकता है देखिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर मान लिया इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि प्रॉफिट होगा यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना। कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो कैपिटल गुड्स की जो सप्लाई होगी वो लिमिटेड होगी, जिससे प्राइस कैपिटल गुड्स का बढ़ जाएगा। अब कैपिटल गुड्स का प्राइस बढ़ गया यानी कि मशीनों का प्राइस बढ़ गया तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ओवरऑल क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब आता है रिडक्शन इन दी टैक्स। टैक्स अगर सरकार कम लेगी, सरकार क्या करेगी, टैक्स कम लेगी तो आम लोगों के हाथ में क्या होगा सर, पैसा ज़्यादा रह जाएगा, ज़्यादा रह जाएगा तो फिर वो उड़ा देंगे। लेस पब्लिक ब्रोविंग, लेस पब्लिक ब्रोविंग का मतलब होता है गवर्नमेंट आप ये मानो गवर्नमेंट के पास आपने सुना होगा ना सर, गवर्नमेंट के शेयर डिवेंचर बॉन्ड जो भी होते हैं सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट के पास में, जो आरबीआई के थ्रू सेल किया जाता है। बैंकिंग का टॉपिक है, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। तो मान लें कि गवर्नमेंट के पास जो सिक्योरिटी थी अगर वो लोगों को दे देगी तो क्या करेगी, लोगों के पास वो कागज़ आ जाएगा सिक्योरिटी का और पैसा सरकार के पास हो जाएगा। यानी कि पब्लिक ब्रोविंग अगर कम करेगी, मतलब सिक्योरिटी नहीं देगी लोगों के, तो लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तो वो उड़ा देंगे। फिर आता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, डिमांड तो बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि सर रिसोर्स तो किसी भी देश के पास लिमिटेड ही होते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि पॉपुलेशन कम, बच्चे दो ही अच्छे नहीं, बच्चे एक ही अच्छा हो रहा आजकल तो। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो आप बोल सकते हो कि वो जो अपना रुपया होता है, डॉलर मान लिया 100 रुपये के बराबर मान, एक डॉलर 100 रुपये के बराबर मान लिया, तो देश में पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये तो थी डिमांड। तो हमने क्या किया, हर पॉइंट के अंदर हमने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी। डिमांड बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, आपका फुल इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी, खासकर जब फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो तब, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है उस टाइम एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब हम पढ़ते हैं सप्लाई साइड। सप्लाई साइड का मतलब है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कम क्यों होगा वो देखेंगे। सबसे पहले तो वही दे रखा जी, लेस प्रोडक्शन। क्या दे दिया, लेस प्रोडक्शन। वही तो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था देखिए, आपको याद हो, मैंने बोला था भी एग्रीगेट डिमांड को तो बढ़ाएं ऐसे पॉइंट और एग्रीगेट सप्लाई को जो कम करे ऐसे पॉइंट, इनको कंसीडर कर लो तो इन्फ्लेशन को आप मेजर कर सकते हो। लेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अगर कम करे तो उसके कारण भी क्या होता है, इन्फ्लेशन आपका बढ़ता है। प्रोडक्शन कम क्यों करेंगे सर, हमारे क्या वो बोलते हैं ना, बुद्धि फिर थोड़ी फिर गई है। कर सकते हैं कैसे, डिस्प्यूट हो जाए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ जाए, आपदा आ जाए, सूखा बाढ़ कुछ भी लगा लो, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो सकता है। आर्टिफिशियल सिक्रेसी यानी कि ब्लैक मार्केटिंग, जो जमाखोरी वाले होते हैं ना, होर्डिंग जो करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जमाखोर जो होते हैं, उनके कारण भी ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट जो टैक्सेशन पॉलिसी है, हाई टैक्स रेट लगा दे, किस पे भाई, नया बिजनेस करेगा तो टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। अब कोई करेगा ही नहीं, फिर क्यों, क्या मिलेगा, कमा के सरकार को ही देनी, तो फिर क्यों बिजनेस करेगा, घर बैठे हैं अपने, खा रहे हैं दाल रोटी, ठीक है। फिर आता आगे स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। अगर आपने क्या किया, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, भाई जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है ना वो चीज़ें, उनकी अगर शॉर्टेज हो जाए, क्या हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, उनकी शॉर्टेज होने से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अब जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो ऑयल है, सरसों का तेल मान लो सिंपल, उसका प्राइस कितना है सर, 200 के आसपास चला गया है, या उससे ज़्यादा भी मान लो, कम ज़्यादा। तो ये जो प्राइस बढ़ा क्यों पड़ा, क्योंकि शॉर्टेज होगी सर, ऑयल का प्रोडक्शन नहीं हुआ इसके कारण। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं तब प्रोडक्शन नहीं होता, तब सप्लाई। प्रोडक्शन ना होने का मतलब सप्लाई, समझ रहे हैं ना, प्रोडक्शन सप्लाई एक ही बात है। टेक्निकल चेंज, कि नई टेक्नोलॉजी आ गई सर, पुरानी से नई में शिफ्ट होने पे कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो जो टाइम लगेगा ना, वो टाइम लगेगा, उस दौरान क्या होगा, उसके दौरान क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्यों सर, नौकरी वोकरी तो सबको सेम ही दे रहे हैं, जब मशीनरी को चेंज करेंगे पुरानी को नई से, तो प्रोडक्शन तो रोकना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, जबकि सैलरी सबको बराबर मिल रही है तो कॉस्ट तो बढ़ी है। रॉ मटेरियल कम हो तब भी हो सकता है, नेचुरल आपदा वगैरह आ जाए तब भी हो सकता है। प्रोडक्टिव सेटअप, अभी प्रोडक्टिव सेटअप क्या होता है देखो जी, इनके प्रोडक्शन करने का जो पैटर्न है अगर वो चेंज हो जाए, क्या हो जाए, प्रोडक्शन करने का जो पैटर्न है अगर वो चेंज हो जाए, तो उसके कंडीशन में प्रोडक्शन पैटर्न क्या चेंज हो जाए, मतलब सर, मतलब ज़रूरत की चीज़ें को लोग प्रोडक्शन नहीं करते, लग्जरी गुड्स का वैसे करें तब प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि लग्जरी गुड्स में प्रोडक्शन पैसा ज़्यादा है। फिर हम करते हैं वॉर। अब वॉर के कारण क्या है सर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो आम जो गुड्स एंड सर्विस है उसके प्रोडक्शन से हटकर युद्ध के हथियार बनाने पे काम शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनल कॉजेज, इंटरनेशनल कॉजेज के कारण भी क्या था, प्राइस, क्योंकि आजकल देखो जैसे कोरोना आया, चाइना में था, सारे देश में, सारे वर्ल्ड में फैल गया, उसी तरह इन्फ्लेशन भी है ना आजकल, क्योंकि एक ग्लोबल एक विलेज की तरह हो गया अब।
पूरा ग्लोबल या पूरा वर्ल्ड एक विलेज की तरह होगा। भाई एक देश में कोई चेंज हुआ तो दूसरे में उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है कम ज़्यादा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी है कि रिस्ट्रिक्टिव नेचर की है, मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, कोई भी नई इंडस्ट्री खोलोगे ना तो रोक टोक ज़्यादा है, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बोटल नेक इन द प्रोडक्शन, बोटल नेक इन द प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, भाई एक लिमिट बना दी, लिमिट लगा दी, भाई इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते आप, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर लाइट ही ना दो, कोयला ना दो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ना दो, तो क्या है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बोटलनेक का मतलब होता है हिंड्रेंस, रोकथाम बोल सकते हैं या फिर रुकावटें बोल सकते हो। अब बात करते हैं सर इसको दूर कैसे कर सकते हैं। इसको दो तरीके से दूर किया जा सकता है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है ना, ये बाय आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई। आरबीआई के अंदर भी होता है क्या, एमपीसी कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके द्वारा। और जो फिस्कल मेजर हैं वो किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये याद रख लेना। तो भाई आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या करेगा सर? लोगों को पैसा ना दे, बैंकों को बोल दे। बिल्कुल सही बात है जी। कंट्रोल ओवर मनी, नए नोट ना छापे जी, ये तो इसमें आ जाएगा ना, नए नोट ना छापे, इसमें हो सकता है। और क्या हो सकता है कि नए नोट ना छापे? पहला पॉइंट क्रेडिट कंट्रोल, लोगों को इंटरेस्ट रेट हाई, ब्याज रेट ज़्यादा पे दे ताकि लोग पैसा ही ना खरीदे। ठीक है, और ये अलग अलग मेजर होते हैं, जैसे ओपन मार्केट, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को क्या कर दे, बेच दे, तो कि लोगों के पास कागज आ जाए और बदले में पैसे सरकार के पास या आरबीआई के पास आ जाए, इस टाइप से। डेमोन्स्ट्रेशन डिमोनेटाइजेशन अभी करे, कल ही तो किया, कल परसों तो किया ही था, कल ही क्या, शायद 2000 रुपये का नोट फिर से वापस ले लिया, उससे पहले 500,000 के। क्या होगा सर? जो ब्लैक मनी का रखी है उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, नहीं है तो डिमोनेटाइजेशन ऑफ ओल्ड करेंसी, नई करेंसी इश्यू कर दो, तो उससे भी महंगाई पर कंट्रोल लगाया जा सकता है। फिस्कल मेजर जो सरकार करती है जी, कौन करती है? सरकार करती है। सरकार क्या करेगी? देखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, खर्चे कम कर दो, टैक्स बढ़ा दो, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू फिस्कल पॉलिसी में। और जो जेएम केन्स है, सॉरी लॉर्ड केन्स जो दे रखा ना, केन्स, ये केन्स है ना, मॉनेटरी मेजर पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, पेपर में आ जाए तो केन्स जो है वो फिस्कल मेजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो क्या करेगा सर? पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार को बोलो फ्री का सौदा देना बंद कर दे, पहली बात। दूसरा, पब्लिक डेब्ट को बढ़ा दे। पब्लिक डेब्ट का मतलब सरकार लोगों से उधार लेने लग जाए। कैसे उधार लेगी? सरकार बोलेगी लो जी सेल कर दे, सरकार मैंने बॉन्ड शेयर इशू शेयर कर ली, मेरे खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो ओल्ड डेब्ट है, सरकार को मान ले कि आम लोगों का पैसा है, किसी का पैसा देना था, उसमें डिले कर दे, टैक्स रेट बढ़ा दे, तब हो सकता है। और वैल्यूएशन ऑफ मनी, कि जो पैसे की वैल्यू है रियलिटी में तो कम है लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ा के दिखा दे, जिससे क्या होगा सर? इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। इंपोर्ट बढ़ेंगे तो पैसा विदेश से बाहर चला जाएगा, तो पैसा देश में कम रह जाएगा, तो इन्फ्लेशन रोका जा सकता है। लेस डेफिसिट फाइनेंसिंग, वो घाटे का सौदा ना करे। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है सर? जब सरकार खर्चा ज़्यादा करती है और इनकम कम कमाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आता है अपने पास अदर मेजर, यानी कि इन दोनों के अलावा और भी मेजर होते हैं। मेजर मतलब तरीके होते हैं, कौन कौन से? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि अभी तो हम पढ़ के आए थे सप्लाई एस्पेक्ट में, इसके लेस प्रोडक्शन होता है इसलिए तो इन्फ्लेशन होता है। प्रोडक्शन बढ़ा दो। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि प्रोडक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है रिलेशन, आप क्या बोल सकते हो कि इस पे इन्फ्लेशन पे। ठीक है, प्राइवेट व्यक्तियों, प्राइवेट जो सेक्टर है उनके लिए नए नए इनिशिएटिव लेके आओ, उनके लिए टैक्स में छूट दे दो, इस टाइप से। कमर्शियल पॉलिसी अच्छी बनानी चाहिए। कमर्शियल पॉलिसी का मतलब होता है डिमांड को बढ़ाना, आप ऐसे बोल सकते हो, एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना, कम करना, ऐसा बोल सकते हो। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है भाई, कि जो ऐसी कोई प्रोडक्ट में, जहाँ पर ऐसे कोई गुड्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए जो जल्दी फ्लक्चुएट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फ्लक्चुएट, जैसे कि जो फूड होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म में जिसका इफेक्ट पड़े वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए। प्राइस कंट्रोल या रेशनिंग, कि गवर्नमेंट को प्राइस के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि जानबूझकर कोई इंडस्ट्री प्राइस में चेंज ना कर सकें, और लोगों को एजुकेट करें। क्या एजुकेट करें? कि भाई वो है ना, सामान देख के ले, भाई अगर इतना रेट रियलिटी में नहीं लग रहा तो उसको मत ले। लोगों को सेविंग, इनकरेज टू द सेविंग, लोगों को बचत करने के लिए मोटिवेट करें, जिससे क्या होगा? इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को एक लिमिट तक ही, कहने का मतलब है कि पैसा बांटने ना दे। क्यों? क्योंकि अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विस की, जिससे इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगा। प्रॉपर वेज पॉलिसी, जो ट्रेड यूनियन से बार्गेनिंग तो करें लेकिन एक हिसाब से करें, भाई इतनी वेजेज ना बढ़ा दे कि आम आदमी कोई काम ही ना करवा सके। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा अपना इन्फ्लेशन का टॉपिक। होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।